संघात्मक है कि एकात्मक है बाबू साहब का? वेरी गुड, और संघात्मक है। राजतंत्र बता दिए थे पहले भारत में क्या था? राजतंत्र, अलग अलग जगह पे राजतंत्र थे, सबसे पुरानी व्यवस्था ही। तानाशाही भी बता दिए थे। तानाशाही में शासन किसके पास आ जाता? सैनिक के पास। किसके पास चलाता है? सैनिक के पास। जैसे इराक का सद्दाम हुसैन, यमन का बशर शेख अब्दुल्ला सालेह, इराक का सद्दाम हुसैन, सीरिया का बशर अल असद, मिस्र का हुस्नी मुबारक, लीबिया का मोहम्मद गद्दाफी, युगांडा का इदी अमीन, जर्मनी का हिटलर, म्यांमार में भी है उत्तरी कोरिया का किंग जोंग। समझ गए? ये सारी चीजें क्या थी? तानाशाही थी। बता दिया था ना तानाशाही। साम्यवादी बताइए, एक ही पार्टी की सरकार है तो क्या कहते हैं? साम्यवाद। चाइना में क्या है? साम्यवाद। यहाँ तक बता दिया था, उसके आगे बताना गणराज्य की बात बताना। देखिए रिपब्लिक यानी गणराज्य क्या होता है? रिपब्लिक, रिपब्लिक या गणराज्य, गणराज्य क्या होता है? देखिए बाबू, दो चीजें होती हैं किसी भी देश में, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख, एक होता है शासन का प्रमुख। जैसे हमारे देश में राष्ट्र के प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है, बट शासन के जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री। क्या भारत में शासन कैसा होगा कैसा नहीं, इसके लिए क्या आप राष्ट्रपति को जिम्मेदार कर सकते हैं? नहीं बना सकते, जिम्मेदार नहीं कर सकते। तो राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। शासन का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसमें रिपब्लिक उसे कहते हैं कि जब राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन, राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन, राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन, जब कभी भी राष्ट्र प्रमुख का क्या होता है? निर्वाचन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? गणराज्य। और यह निर्वाचन कैसा होना चाहिए? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? गणराज्य या रिपब्लिक। हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति। इंडिया में देखेंगे तो राष्ट्र प्रमुख हमारे देश के राष्ट्र, बट अमेरिका के देश में देखेंगे तो वहां शासन का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अमेरिका में शासन का प्रमुख भी राष्ट्रपति है और देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ देश का प्रमुख राष्ट्रपति। समझा कि नहीं? क्या? और इसका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो बताइए भारत गणराज्य है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्र प्रमुख का निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। एक बार क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में कि जिस देश में राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत न हो, वंशानुगत में मतलब क्या चीज? चुनाव तो घुमा के बोला वंशानुगत न हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? गणराज्य। शासन के प्रमुख से मतलब नहीं, किसके प्रमुख से? राष्ट्र के प्रमुख। इसमें राष्ट्र के प्रमुख से। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। सीएपीएफ वाले इंडिया बैच में एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा सा डिफर होता है सिलेबस, डिफर हो जाता है सीएपीएफ का। सीएपीएफ के थ्रू आप अर्ध सैनिक में जा सकते हैं और एनडीए के थ्रू आप सीधे सैनिक में जाएंगे। रैंकिंग दोनों की सेम है। सीएपीएफ में भी जाएंगे आपको डबल स्टार मिलेगा, ट्रिपल स्टार, लाल बत्ती की गाड़ी, कमांडेंट रैंक पे जाएंगे। अब चाहे बीएसएफ में जाए, सीआईएसएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए, और जो एनडीए में जाएंगे वो सीधे सेना में जाएंगे। ठीक है? एनडीए वाला बैच तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। अपने जितने छोटे भाई बहन उनको बता दीजिएगा, लड़की लोग में भी एनडीए में जा सकती है। अब इस बात से उसको अलाउ कर दिया गया। सीरियस का बैच मई में आएगा और ऑफलाइन बैच भी डिफेंस का यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो जो लड़के ऑफलाइन में है, जो इधर उधर बेचारे भटक जाते हैं, 15-20 हजार रुपये कमाने के बाद उनको बहुत आता है कि जा पैसा। देखिए पैसा का दिक्कत नहीं होता, बात समझिए। पैसा सेकेंडरी चीज है, दोबारा आ सकता है, गरीब इंसान भी कमा लेता है, लेकिन जो आपका समय का लॉस हुआ है वो नहीं आएगा। समझ में नहीं? अब जैसे आप लोग पॉलिटिक्स खत्म होने के क्या करते हैं? आपको कोई फ्री में पॉलिटिक्स पढ़ा के जाएंगे पढ़ने? क्या है? अब जो पैराशूट लैंडिंग किए उन लोग के लिए दिक्कत है, बट जो शुरू से क्लास की है, क्या आपको अब पैसा मायने रखेगा? फ्रीओ में देगा तो आप नहीं पढ़ेंगे क्या? सब एक और कोना कोनी खबर के पढ़ लिया, पॉलिटिक्स का बच्चा कौन यहाँ पर नहीं समझा? तो मायने पैसा एक चीज है, क्योंकि भाई पैसा बहुत मेहनत से आता है, बट उससे ज्यादा जरूरी होता है आपकी टाइम लॉस नहीं होना चाहिए आपका। ये चीजें एजुकेशन में सबसे ज्यादा मायने रखती है कि कहां पे क्या पढ़ रहे हैं। अभी कोई बोले आज संडे के दिन, सैटरडे के दिन छुट्टी मारा है, ऐसा घोंचू सबको कौन समझाएगा? हां आज क्लास अच्छा खींच देंगे। चलिए भारत क्या है? गणराज्य। भारत गणराज्य। लड़की सबको समझ आ रहा है? चलिए ठीक है। इसके बाद होता है डेमोक्रेसी। क्या होता है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को कहते हैं, सुनिए ध्यान से, गणतंत्र। देखिएगा वहां पे गणराज्य, यहाँ पर गणतंत्र। हिंदी मीडियम वाला क्या होता है? सुनिए, इसको कहते हैं गणराज्य, इसे जनतंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनतंत्र। जन मतलब जनता, तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम। इसे लोक मतलब होता है जनता तंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं। तो ये वो 25 को नाम लिखेगा। समझ गया कि नहीं? इसलिए यही हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे अंग्रेजी मीडियम वाला कुत्ता को डॉग कहेगा कि कुत्ता, कुकुर, पिल्ला, कुल नाम देखो रद्द कर देगा, यहाँ पर 25 को नाम देगा वहां पे। तो डेमोक्रेसी जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? गणतंत्र। उधर क्या है? गणराज्य। हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे फेमस नाम होता है लोकतंत्र, ये इसका सबसे फेमस नाम है। बट इसमें कंफ्यूजन मत होइए, लड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है? गणतंत्र और गणराज्य। लड़की इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, सब नहीं होती। तो कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूजन होता है लड़का सब। समझ गया कि नहीं? तो देखिए डेमोक्रेसी का सबसे फेमस नाम क्या है? लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। इसमें उसमें किसका चुनाव होता है? राष्ट्र के। इसमें क्या होता है? शासन के प्रमुख का चुनाव। राष्ट्र के प्रमुख का नहीं, शासन के प्रमुख का चुनाव, प्रमुख का निर्वाचन होता है। चुनाव का या निर्वाचन का, चुनाव या निर्वाचन। और यह निर्वाचन कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष। हमारे देश के शासन प्रमुख कौन है भाई? हाँ कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी हमारे यहाँ शासन प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका चुनाव डायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? डायरेक्ट हुआ। बनारस की जनता ने उन्हें चुना है। आप पूरे भारत से तो नहीं चुनेगा, एक ही जगह खड़ा होंगे और उसमें आपको क्या बना दिया? लीडर। तो बताइए भारत में शासन के प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। तो हम उस हिसाब से क्या है? लोकतंत्र। उस हिसाब से क्या है? लोकतंत्र। और भारत में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रमुख है और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। उस हिसाब से हम लोग क्या है? गणराज्य। इसलिए प्रस्तावना में देखेंगे उसमें स्पष्ट लिखा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समझा ना? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए मतलब हम लोग क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम लोग क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम लोग क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत क्या भाई? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दुनिया में जहां भी देखिएगा यही सक्सेस है सबसे ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेस क्या है? डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन साहब का डेमोक्रेसी के बारे में, लिंकन कहा कहते भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी में उन्होंने क्या कहा था? किसी से गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के बारे में कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जनता का सरकार। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी जनता के सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हमारी जनता के द्वारा सुना जाता है मशहूर सबको। समझ गया कि नहीं? हमारी डेमोक्रेसी में कुछ चीजें बहुत खामियां हैं। चुनाव जीतने के लिए जितने पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर रियल में ईमानदारी से उतना काम किया जाता है तो उस पार्टी को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना पैसा ये लोग फूंक देते हैं चुनाव जीतने के लिए, उतना अगर ईमानदारी से लगा देते हैं, वो गांव में भी नहीं जाएगा तो लोग उसको वोट देंगे। आप बताओ मित्रों, देंगे कि नहीं देंगे? हाँ विद्यार्थी सब कम है। हमारा विद्यार्थी जिधर घूम गया उधर तो पूरा मतलब आप सब लोग समझिए, आप लोगों को वोटिंग राइट आपका अधिकार है।
सबका वोटर राइट होना चाहिए। और अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप इस देश को अंधकार में धकेल रहे हैं, क्योंकि यदि पढ़ा लिखा इंसान वोट नहीं करेगा तो अनपढ़ इंसान पढ़े लिखे पर राज करेगा। बैठ के माथा पीटने से बेटर है जिस दिन आपके यहाँ निर्वाचन हो उस दिन जाकर अपना शक्ति दिखाइए कि लोकतंत्र में संविधान ने हमें क्या पावर दिया है। हवाई चप्पल पे बैठ के हवाई जहाज पे बैठे इंसान को उतार सकता है अपनी एक बटन से, उतर पाऊंगा यहाँ पर कोई पावर नहीं है। तो आप इस शक्ति को पहचानिएगा। आप बेटर है आज आज काम कर लीजिए, कल रोने से बेटर है आज काम कर लीजिए। तो वोट के दिन आप क्या कीजिए, अपना अधिकार समझिए, अपने माँ बाप को भी पूरे। कई ऐसे लोगों को हमने देखा वोट डालने की बेचारे आंख नहीं है, सारा लेके आए हैं लेकिन आए हैं, उनको देख के लगता है कि नहीं हमारा लोकतंत्र सफल है। यहाँ पर अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, आपका अधिकार। यही तो एक समय होता है जब आप अपने पावर को एहसास कराते हैं। ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि डेमोक्रेसी में चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा था कि यदि शिक्षित लोग अगर सामने नहीं आएंगे इसमें तो अशिक्षित लोग उन पर राज करेंगे। आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस क्यों आगे चलेगा? वहां पर जितने पॉलिटिशियन है पढ़े लिखे हैं, उनको लॉजिक है। हमारे यहाँ जो एकदम रिजेक्टेड हो जाता है वही चला जाता है, और वो रिजेक्टेड पढ़े लिखे पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान अपने बारे में सोचता है कि हम ये पिछली बार में ये बोले थे, इस बार में ऐसा बोलेंगे तो क्या सोचेंगे, बाकी नेता कोई मतलब नहीं बनता, कभी आएगा बस जाएगा। देखते कि नहीं? तो ये चीजें तो आप ये देश है तुम्हारा, नेता तो नहीं होगा, तो आप नेता नहीं बनेंगे पढ़े लिखे, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लड़की लोग में भी आप अमूमन नेताओं के दिमाग में ये बैठा है लड़कियों को वोट डालने से कोई खास, लड़कियों का कोई खास काम नहीं करता महिलाओं के लिए, केवल आके बोल देगा महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, क्योंकि नेताओं को पता है कि महिलाएं जो है वोट डालती हैं या तो अपने पति के कहने पर, शादी नहीं हुआ तो मां बाप के कहने पर। इसलिए वो लोग क्या करते हैं ज्यादातर मतलब मेल कोई मतलब टारगेट करते हैं, इन्हीं के हिसाब से वोट डाल। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका भाई जहां वोट डाले जरूरी नहीं कि आप वही डालेगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। समझा कि नहीं? आप कहने ऐसा लड़ना चाहिए कि नहीं हम डाल देंगे हमारा जो मत करें। ठीक है पापा, ठीक है भैया, ब्याह शादी हो गया, हाँ जी ठीक है, इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी मम्मी पापा को क्या करती होंगी? अमेरिका से थोड़े आई हैं, ठीक है तुम्हारे कहने से थोड़ी चलूंगी मैं, ऐसा कहती हैं, अच्छी ना कहती होंगी जी। लेकिन अपना वोटिंग आप समझिए, जहां सही लगता है वहीं वोट, ये आपका अपना अधिकार है, वरना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है जब आपके बगल से आपके एरिया का सांसद और विधायक चला जाए और आपके कान पे जूं लगा गया होगा, क्या मतलब है? दिस इज डेमोक्रेसी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब गए थे अपना वैक्सीन लगवाने तो लाइन में खड़े थे, दिस इज डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ मामूली विधायक जाता है तो सड़क खाली हो जाता है, ऐसा लगता है यमराज आ गया साक्षात, और बाप को बैठिए बैठिए, अरे कौन सी बैठी है आप यहाँ, कौन सी बैठी है? इसीलिए वो लोग कभी स्कूल पर फोकस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लड़के स्कूल चले जाएंगे तो वहाँ बैठा होगा कोई ना कोई मास्टर, तो उनको बता देगा कि तुम्हारा अधिकार क्या चीज होता है और क्या नहीं होता, इसलिए कभी स्कूल पर फोकस नहीं। आप क्या नहीं, केवल खान से नहीं, हर शिक्षक अपने कर्तव्य को निभाता है। कमो बेश सबका पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लेकिन सारे शिक्षक आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि आप गलत काम करो, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। किसी कोई किसी हमारा आपको समझ में आता हो सकता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका किसी को नहीं समझ में आता हो, ऐसा भी हो सकता है, समझना कि नहीं, लेकिन अपने अधिकार को पहचान करना है। लिंकन साहब ने क्या कहा था? जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, समझा कि नहीं? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझा कि नहीं? क्या जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझना ठीक कौन कह रहा है? सर आपके कहने के बाद हम किसी को वैल्यू देना छोड़ दिए। देखिए एक होता है वैल्यू देना छोड़ दिए, वो अलग बात है, पर संस्कार मत खोइएगा, दोनों अलग चीज होता है। आप किसी को वैल्यू न देने का मतलब नहीं कि गरिया दीजिए, आ रहे तो हम इज्जत से बड़े हैं, आप नमस्कार प्रणाम जैसे करना करिए, बट ये नहीं कि आप बहुत बड़ा तोप हैं ना, ऐसा नहीं। ठीक है बैठना बैठिए, जय कोई दिक्कत नहीं आपने, समझा कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? तो संस्कार मत भूलिएगा, दोनों में काफी बहुत कम काम होता है। संस्कार हमेशा रहिए, चाहे आप कहीं कितने भी ऊपर चले जाइए। एक बार हाथ जो था हाथ, ये पैर से पूछा, इसका सब काम हम ही करते हैं, लेकिन तुम सब लोग पैर आके छूता है, कहा कि पैर छूने के लिए ना पाँव को जमीन पर आना जरूरी है, हवा में उड़ोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं देगा। तुम जमीन पर रहिएगा, जमीन पर बहुत इज्जत पाइएगा, हवा में उड़िएगा ना, समझ गया? तो फिर दूसरे के काम में आइएगा, इससे समझा कि नहीं? हवा में उड़िएगा तो दूसरे के काम में, जमीन पर पाँव रहेगा लोग आपका सम्मान करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा। लड़का लड़की सबसे करते हैं, आप लोग से भी। नौकरी होने के बाद आपका एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए किसी से भी। यहाँ पे लड़का लड़की सबसे करते, कुछ लड़कियों को भी हम देखे, कुछ पता नहीं कोई मोहल्ले में लड़की बोले हमें पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे कैसे? अच्छा वाले पढ़ी लिखी कौन सी आसान करती है? दुनिया का सबसे आसान काम है। पंखा लगा हुआ है, बेंच कुर्सी लगा हुआ है, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ी लिखी हूँ। बगल में वो किसान है, एक कटा खेत जोत क्या है, चल देख लेते हैं कौन ज्यादा टॉप है। हाँ दांत लग जाएगा एक कटा खेत जोतने में, भाई धूप में सब फैले लवली गायब। चलिए ध्यान से देखते हैं, डेमोक्रेसी समझ आ गई नहीं? आ गया? किसी को दिक्कत है डेमोक्रेसी में? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए डेमोक्रेसी जब हो गया तो आगे समझते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अब्राहम लिंकन का कोट याद रहेगा। अब्राहम लिंकन का एक और बहुत फेमस कोट है, अगर मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए दिया जाएगा तो अगले 4 घंटे तक मैं कुल्हाड़ी को तेज करूंगा। समझा कि नहीं? तो अगर आपको साल भर पढ़ने के लिए दिया गया तो एटलीस्ट 2 महीने आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कम से कम, कि पढ़ना क्या है, क्या चीज को छोड़ना है, कौन से टीचर को सेलेक्ट करना है, किस तरह के दोस्त रहने चाहिए, कैसा माहौल होना चाहिए पढ़ने का। इन नहीं कि बोरा लेके घर से आज पूछा के पढ़ना चालू कर। आपके पास प्रॉपर एटलीस्ट 1 हफ्ता का तो अभी से भी टाइम दीजिए कि हमको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट रखने चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे ना तो पहले पता एनसीसी वगैरह कर लिए थे लोग, क्योंकि हमको शुरू से करना था डिफेंस में, लेकिन कहा जाता है किस्मत खराब है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। कोई को प्यासा होने के बाद पता चला हाथ में तेल लेके बैठा है, लेकिन कहां से सही करेंगे? मेडिकल में ना आप क्या होता है, जो डिफेंस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए पता होना चाहिए। हम तो पेड़ काटने की पूरा तैयारी कर लिए थे, बाद में समझ में आ गई कुल्हाड़ी ऊपर गया। डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, ये तो विचार इसका कोई काम नहीं है। डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। देखिए डेमोक्रेसी में सारा नियम कानून कौन बनाता है? जनता। तो डेमोक्रेसी 2 टाइप का, एक होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, और एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष में सीधे जनता कानून बना देती है, सीधे कानून कौन बना देती है? जनता। इसमें डायरेक्ट कानून कौन बनाता है? डायरेक्ट कानून बनाने का काम जनता का होता है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है भारत जैसे देश में, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। कहां से उन लोगों से कानून बनवाइएगा? यहाँ पर पगला जाएगा आदमी। 140 करोड़ में आप 18 साल से ऊपर वाले को रखते हैं तो 80 करोड़ है। अब आप बताइए कहां से कानून बनेगा? कौन संसद भवन में रखिएगा तो फट जाएगा संसद। इसे पॉसिबल ही नहीं है भारत में। ये कहां पॉसिबल है? जहां की जनसंख्या बहुत कम हो, जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या बहुत कम है, 2 करोड़ लोगों से ज्यादा दिल्ली में रहते हैं। स्विट्जरलैंड जैसे देश ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पॉसिबल है। यहाँ पर तो बताइए प्रत्येक लोकतंत्र का एग्जाम्पल अगर कहेंगे तो कौन सा देश हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड का बैंक बड़ा फेमस है, स्विस बैंक। आपको पहले हमको लगता था स्विस बैंक कोई एक बैंक होगा, बाद में पता चला स्विट्जरलैंड का हर बैंक में स्विस बैंक है। मतलब किसी में पैसा रख दीजिए वो आपको नहीं बता सकता है कि पैसा किसका है यहाँ पर। तो स्विट्जरलैंड। भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जानते हैं कहाँ पर? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका पंचायत में। कहाँ पर? पंचायत में। आप देखिएगा पंचायत में अगर कोई पंचायती होगा तो डुगडुगी पीट देता है। को देखे ढोलक आता है ना, डुगडुगी बोलते हैं उसको, क्या बोलता है? हाँ ढोलक टाइप का बोल देगा कि अतवार के 10 बजे पंचायत हुई तो हो। नहीं सुना है?
ऐसे ही तो बोल देता है आप। और सब जन आ जाएगा लोग वहां पे पंचायती में, सब आदमी बैठ जाएगा, पंचायत भवन रहेगा, वो मुखिया जी खटिया उटिया बैठेंगे, बाकी लोग ऐसे नॉर्मल बैठ जाता है, कुर्सी या भूइया बैठ जाता है। भूइया समझता है, ग्राउंड फ्लोर, हाँ या भूइया बैठा है सब। देहात में जमीन को भूइया बोला जाता है। अब पता नहीं आप लोग देहात के हैं कि नहीं। हाँ तो वहां पे जमीन पे बैठ के क्या होता है, अपना पंचायत कर देते हैं। तो बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको कहां देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड। और भारत में अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो पंचायत में। कहां पे मिलेगा? पंचायत में। समझ में आ गया कि नहीं? कहां मिलेगा? पंचायत में। अब दूसरा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के प्रतिनिधि आते हैं। जैसे भारत में इतने लोग आ नहीं सकते हैं, तो कह दिया गया है जनता के प्रतिनिधि चुन लीजिए। तो हर 10 लाख पर क्या चुन लिया गया? एक सांसद। हर 10 लाख पर एक सांसद। तो इसमें कौन कानून बनाता है? प्रतिनिधि। कौन कानून बनाता है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। तो इसलिए अगर आप गुंडे मवाली को चुन के भेजिएगा तो आपके बदले वही कानून बनाएगा कि सबके घर में एक AK-47 की सप्लाई रहनी चाहिए, अलार्म के जगह बंदूक बजाओ और डोरबेल की जगह फायरिंग करो। धाए कौन आए हैं, बंदूक की आवाज देख के पता चलेगा बढ़िया गुंडा है कि छोटा है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? जनता के प्रतिनिधि। जनता के आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जनता के प्रतिनिधि इसमें क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। जैसे हम लोग के लिए जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? संसद में। और अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में कहाँ बैठते हैं? विधानमंडल में। कहाँ बैठते हैं? विधानमंडल में। और देश की बात करेंगे कहाँ बैठते हैं? संसद में। कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ये ज्यादा दुनिया में सक्सेस है। इसे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे ये इस देश में सक्सेस हो सकता है जहां की जनसंख्या ज्यादा है, इसके लिए क्या है? लिमिटेशन है। लेकिन हकीकत में लोकतंत्र यही होता है, हर आदमी से पूछ लिया जाता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो टाइप का। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कितने टाइप का? दो टाइप का होता है। कितने टाइप का बाबू? दो टाइप का होता है। एक होता है आपका संसदीय, पार्लियामेंट्री। संसदीय अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पार्लियामेंट्री। संसदीय यानी पार्लियामेंट्री। इसमें क्या होता है? एक होता है आपका औपचारिक प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। कौन सा होता है? वास्तविक प्रमुख। यानी देश की शक्ति औपचारिक रूप से किसी और के पास रहेगा और वास्तविक रूप से किसी और के पास रहेगा। जैसे भारत में औपचारिक रूप से कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर। तो भारत कैसा लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र की बात करेंगे तो पहले तो ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष में कौन सा लोकतंत्र? संसदीय। कौन सा होता है? संसदीय। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। ये कौन सा हो गया? भारत संसदीय हो गया। एग्जाम्पल में इसमें क्या लिख सकते हैं? इंडिया। एग्जाम्पल में इंडिया हो सकता है। इंडिया। पाकिस्तान भी इसी का है। पाकिस्तान में भी क्या होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं मेन काम के लिए, और प्रेसिडेंट होते हैं किसी काम का नहीं होता। समझ में क्या? चाइना में भी, चाइना में तो लोकतंत्र ही नहीं, सोचो वो कहां से इसमें आएगा। बट चाइना में अगर लोकतंत्र रहता, देखिए चाइना में तो लोकतंत्र ही नहीं, काम ही खत्म वहां पे। चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट है। बट उसका भी जो स्ट्रक्चर है ना वो संसदीय टाइप का है, क्योंकि वहां वास्तविक रूप से होता है प्रेसिडेंट और औपचारिक रूप से होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। वहां के प्राइम मिनिस्टर को कौन पूछता है? अभी तो आए थे, मोदी जी मिलबो नहीं किए वहां। ब्रिटेन में भी कौन सा है? संसदीय। ब्रिटेन की औपचारिक शक्ति महारानी। ब्रिटेन की औपचारिक शक्ति महारानी और वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज इसमें देखिए, भारत क्या चीज है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, क्योंकि वहां का औपचारिक प्रमुख कौन है? रानी है। कौन है? रानी। वहां राजा का वैल्यू नहीं होता है। वहां राजा का वैल्यू इसलिए नहीं होता है कि इंग्लैंड की महारानी जो थी ना वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, चार्ल्स द्वितीय, और वो जाके हॉलैंड के राजा से फंस गई। समझ में गया कि नहीं? विलियम ऑफ ऑरेंज जाके ओकरा से फंस गई। अब इंग्लैंड उसी को गद्दी मिला तो जनता ने कहा कि रानी ना हमार है, रजवा का जो कहां से आया, वो कैसे फसल है उसे मतलब नहीं है। अतः वहां रानी का ही ज्यादा वैल्यू रहता है। राजा चुपचाप टुकुर टुकुर देखता है, हमरा तो कोई वैल्यू है नहीं। समझ में गया कि नहीं आएगा? भारत में भी तो ऐसे ही होता है। समझ में गया? गृह मंत्रालय कौन संभालता है? आप लोग के भी देखिएगा, घर में माता जी का गृह मंत्रालय पे ज्यादा चलेगा, पापा का गृह मंत्रालय में नहीं चलेगा।
पापा का कहाँ चलेगा? बाहर, विदेश विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब विदेश विभाग में माता जी का नहीं चलता, वो खाली चलने जाती, हाँ चलिए बाहर कहाँ जाना है, चल गए। घर में घुसते तुरंत सीएजी का रिपोर्ट की तरह आ गए हैं ऑडिट होने लगता है, आई गलत था, आई सही था। राजा दूसरे टोला का था, दूसरे देश का था। टोला का कौन मतलब है? टोला से दिक्कत थोड़े होता है, दूसरे देश का था। आगे बढ़े, ये अपना समझ के बोल रहा है। बताइए ब्रिटेन कैसा है? लोकतंत्रात्मक राजतंत्र। उसकी यहाँ कैसा लोकतंत्र? अप्रत्यक्ष में कैसा? संसदीय। अप्रत्यक्ष में संसदीय होता है। अब एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल। क्या होता है? प्रेसिडेंशियल। उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक। क्या कहेंगे? अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक, इसे प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल। इसमें क्या होता है बाबू? इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। जो वास्तविक औपचारिक होता है, कौन होता है? औपचारिक। जो औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख भी वही होता है। दोनों का दोनों पावर किसके पास होता है? एक ही पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। जैसे यूएसए, कौन है? यूएसए देश। औपचारिक प्रमुख प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वास्तविक प्रमुख प्रेसिडेंट जो बाइडेन। दोनों की दोनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए तो बताइए भारत में कौन सा है? भारत में संसदीय। अमेरिका में अध्यक्षात्मक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लिख क्यों रहा है? पीडीएफ नहीं है तुम्हारे पास? मिला है पीडीएफ फिर भी लिख रहे हो? नहीं मिला तो तुम रेगुलर रहते नहीं हो लोग, मजाक की तरह क्लास करते हो लोग, गजब बात करते हैं बाबू। पीडीएफ सबको मिला है कि नहीं मिला? अब कोई क्लास एक दो दिन नहीं आएगा तो उसको नहीं मिलेगा, तो ये सब खैर लिखिए। अब हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई इस तरह से नहीं होता है। 2 दिन आइएगा, 4 दिन नहीं आइएगा, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जो रेगुलर क्लास, कितने लड़के रेगुलर रहते हैं? देखो यहाँ पे, और ये सब का मुकाबला होगा तुमरा से। रेगुलर रहिएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट रह जाएगा। आगे बढ़ जा, लिखिए शौक से, वो अलग बात है, बट आप रेगुलर रहिए कम से कम। औपचारिक और वास्तविक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? औपचारिक वास्तविक समझ में आ गया? भारत में कौन सा लोकतंत्र? अरे पहले लोकतंत्र बताओ ना। अप्रत्यक्ष में कौन सा? हाँ, संसदीय। अप्रत्यक्ष में संसदीय होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संसदीय अच्छा होता है कि प्रेसिडेंशियल? दोनों ठीक होता है। अब ये डिपेंड करता है कि देश किसे एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर देश बहुत मैच्योर हो गया है तो कौन सा सही है? प्रेसिडेंशियल। बहुत मैच्योर है तब। और अगर मैच्योर नहीं है तो कौन सा सही है? संसदीय। कौन सा है? संसद। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक रूप से कौन होता है? पीएम। और जहां फंसने वाला सवाल होता है वहां किसको खड़ा कर दे? राष्ट्रपति। जहां फंसने वाला सवाल है किसको भेज देते? राष्ट्रपति को लोग समझते हैं फूफा जी का, क्या बोले हम। किसी को कोई उम्मीद रहता है राष्ट्रपति से? कोई उम्मीद नहीं रहता। आगे बढ़ जा, डेमोक्रेसी समझ में आ गया? डेमोक्रेसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद होगा ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद क्या है? ब्यूरोक्रेसी। कौन सा है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं तानाशाही, सॉरी नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी को क्या कहेंगे? नौकरशाही। आगे बढ़ जाए, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी। अभी भारत में सबसे ज्यादा क्या चीज है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो हर देश में। अब डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री, जैसे हम लोग किसमें आते हैं? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी में आएंगे। संसदीय व्यवस्था औपचारिक होता है और वास्तविक होता है। जैसे में कौन हो गया? भारत हो गया। जैसे में भारत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या हो गया? भारत हो गया। अब भारत को पीएम और राष्ट्रपति अकेले सारा काम तो करेंगे नहीं, इनको कोई ना कोई और चाहिए कि नहीं काम करने वाला। तो उसके लिए ये किसका नियुक्ति करते हैं? अधिकारियों की। किसका नियुक्ति करते हैं? अधिकारी का। उसी को कहते हैं नौकरशाही। क्या कहेंगे? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही को क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। इसमें सारा का सारा पावर किसे होता है? अधिकारी को। किसे होता है? अधिकारी को। और इसमें कहा जाता है सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। पुलिस डिपार्टमेंट को देखिए, बेचारा उसको पता रहता है कि ये आदमी निर्दोष है, लेकिन अगर उस पुलिस डिपार्टमेंट का उसका सीनियर अधिकारी का
कोई नेता बोल दिया, विधायक या सांसद बोल दिया, को उठा के लेके चले आओ। अब उस बेचारे को पता है कि वो कुछ नहीं किया है, अब वो सीनियर एसपी डीएसपी तुरंत फोन करेगा थाना अध्यक्ष को, उठा लो उसको। उसको कोई मतलब नहीं बनता, उसको पता रहता है कि गलत हो रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है, उठा के लेके चल जाएगा। कितनों आप कहते रहिए, सीनियर बोल दिया तो उठा के लेके चल जाएगा, कुछ करके रह जाइए यहाँ पर। उसको कोई सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको मतलब नहीं है। सीनियर बोल दिया, उठा ले जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो ये हो जाता है कौन सा, नौकरशाही। क्या होता है? नौकरशाही। इसमें किसका बोलबाला हो जाता है? अधिकारी से। जाइए ना, अधिकारी सुनता है सब कहीं। देखो तो पहले उन सबका पैर जमीन पे नहीं रहता, हवा में रहता है सब, और दूसरे दुनिया। लेकिन बहुत सारे अधिकारी बहुत ईमानदार होते हैं। कुछ ऐसे अधिकारी मिलते हैं जिनको लगता है कि नहीं ये रियली में उसे डिजर्व करते हैं, और कुछ कुछ को तो आदमी देख कैसा लगता है, सोच रहा है एकरा नौकरी कैसे मिल गया है यहाँ, फिर से एक बार यूपीएससी को विचार करना चाहिए अपने सिलेबस पे। ऐसा ऐसा भी मिला है तो जिसको देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसको फिर से सिलेबस में ना चेंजिंग की जरूरत है। ऐसा बोधा बोधा कैसे चलाया सब। कुछ कुछ बहुत बेहतरीन होता है। तो केवल ट्रेनिंग मायने नहीं रखता, आपका अपना भी व्यक्तित्व मायने रखता है। सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, ये आर्मी का तो एकदम फेमस डायलॉग है। आर्मी का एकदम, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। यहाँ पे पुलिस का नहीं, पुलिस में सीनियर पिटाते हैं तो जूनियर में भाग जाता है। अरे जितने कई जगह पे एसपी की हत्या हो गई। एक बार खनन माफिया थे सब मध्य प्रदेश में, बेचारे एसपी गए थे रोकने के लिए तो ट्रके चढ़ा दिया, भाग गया सब पीछे वाला। प्रॉब्लम पुलिस डिपार्टमेंट में ये भी है ना कि आप जूनियर को हथियार कौन सा दिए हैं? लकड़ी वाला। ना ट्रेनिंग दिए ना हथियार दिए, उम्मीद सोचेंगे इतना बड़का गाड़ी टूटा दे दिए हैं। आर्मी को देखिए, फर्स्ट क्लास गाड़ी, मस्त ट्रेनिंग, हथियार एक नंबर का, खाना पीना मस्त, सैलरी, कैंटीन, पावर, सब कुछ। तब ना मार देता है धाए दे। वरना आर्मी को दीजिए ना लकड़िया वाला बंदूक, वो सोचेगा यार कौन सी दे दिया रे हमरा, ऐसे दतवन करना है का हमरा। तो अधिकारियों का जहां बोलबाला होता है उसे क्या कहते हैं? नौकरशाही। इसे लाल फीताशाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही इसलिए कहते हैं, लाल रंग ना राज का प्रतीक होता है। जैसे कभी भी किसी विदेश देश का मेहमान आएगा, जब जहाज से उतरता है ना, तो सीढ़ी जैसे खत्म होती है तो उसमें लाल रंग का कारपेट लगा देता है, रेड कारपेट लगा देता है। तो रेड कारपेट जो होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है? मतलब हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। हाँ तो क्या दिक्कत है? आए तो सबके लिए लगाया जाता है रेड कारपेट। वहां पे रेड कारपेट। इमरान खान आए थे ना तो उनके लिए लाल रंग का पैरवा पोछने वाला लगा दिया था। इतनी चुकी है, आप खाली पैरवा पोछ के चल गया। चल भाई, जितना औकात उतने भर कालीन। अब बड़े देश का आता है तो पूरा एयरपोर्ट से लेके लॉन्च तक पूरा क्या करता है? लगा देता है। वहां पे पूरा का पूरा वहां पे एयरपोर्ट पे व्यवस्था बढ़िया रखा जाता है। तो लाल फीताशाही समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ब्यूरोक्रेसी भारत में बहुत ज्यादा हो गई है और इसी में करप्शन बहुत ज्यादा भर गया है। आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, आपको वहां ना कुछ घूस खिलाना पड़ेगा। रेशियो रहता है, नीचे वाला जो कर्मचारी लेता है वो 60% रखता है, अधिकारी 40% रखते हैं। तो नीचे वाला सब कितना ले लेता है? 60, और ऊपर वाला 40 पर, तो उसको ज्यादा आ जाता है। तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो। रात में कलेक्शन हो गया, ठीक है, अब कल से फिर से देश की सेवा करेंगे लोग। काफी सब चीजों में चलता है। तो ये आप शासन के अंग समझ में आ गया क्या? बोरिस जॉनसन आए हैं, लाल कालीन लगा था। हाँ बिल्कुल लगा रहेगा जी, ऐसा कैसे हो जाएगा? उतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, नहीं रखेंगे संबंध खराब हो जाता। रेड कारपेट एकदम लगाया जाता है उसके लिए। आगे बढ़े। इमरान खान भारत में नहीं रहे, भारत में तो कई बार आया हुआ है इमरान खान। पहले तो क्रिकेटर था, प्रधानमंत्री रहने के दौरान नहीं, उससे पहले आए हुए हैं। आगे बढ़ जाए। नौकरशाही समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाल फीताशाही किसे कहते हैं? नौकरशाही को किसे कहा जाता है? नौकर। इसमें विभागीय चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप देखिएगा ना, 4 नंबर काउंटर पे जाइए, 5 नंबर पे जाइए, 6 नंबर पे जाइए, सारा लाल। आप एक बार एसबीआई बैंक में घुस के आइए, एक बार अगर स्टेट बैंक में घुस के आएंगे ना, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। एगो खाता खोलवा के आइए, कहाँ पे? स्टेट बैंक में। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या होता है नौकरशाही। नहीं तो आप एक काम कीजिए, कहीं जाइए सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल से बात करके आइए, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से। समझ में गया? हमारा एक बार ना मैट्रिक का मार्कशीट गायब हो गया, अब चोरी हो गया। बस में हम आए थे तो बस में रखे तो गायब हो गया बस में से, पता ही नहीं चला। अब क्या कहेगा आदमी? पता रहता तो कोई चोरी थोड़े कहता है, अखिया के सामने नहीं ना ले गया है। अब कैसे गायब हो गया? बस में लेके आ रहे थे, प्रिंसिपल साहब के पास गए कि सर बड़ा परेशान हो गया।
तो हमको बोर्ड ऑफिस से कहा कि प्रिंसिपल से आपको एक बार वो लिखवाना पड़ता है। उस समय का जो नियम कानून था कि हाँ एफिडेविट कराना मतलब प्रमाणित करना पड़ता है आप विद्यार्थी थे यहाँ का, और रोल नंबर वगैरह दीजिएगा तो दोबारा बन जाता है। गए तो हमरे झाड़ दिए, भगो यहाँ से, बदतमीज कहीं का, गायब करा दिया। हम लोग एक पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, आज तक मार्कशीट रखा हुआ है लेमिनेशन से, तुम कैसे गायब करा दिया, बदतमीज कहीं का, क्या करेगा लेके मार्क्स। हम करिए भाई साहब हम जानबूझ के किए हैं, हम जानबूझ के तो किए नहीं है। और कौन अपना मार्कशीट जानबूझ के गायब कराता है? हो गया भाई, हो गया, यहाँ पर मार 4 को सुना दिए उसके बाद। तो हम नहीं किए, नहीं लिख के दिए, हमको क्लर्क से पैरवी लगाना पड़ा। तो करे नहीं प्रिंसिपल साहब बहुत गुस्सा वाले हैं। हम कहे गलती जहाँ रहे गुस्सा वहां दिखाइए ना, यहाँ वही अप्रूव करेंगे तो मेरा बनेगा। बाद में किसी भले इंसान को वो मिला तो उसपे स्कूल पे ले आके पहुंचा दिया था, क्योंकि मार्कशीट पे स्कूल का नाम लिखा रहता है ना कि आपके घर का। तो स्कूल पे बेचारा पहुंचा दिया था, और वहां स्कूल पे पहुंचा दिया तो पता चला कि हाँ किसी का गायब हुआ था, रखा हुआ जाके मिल गया ना। तो प्रिंसिपल साहब हमारा तो काम खत्म कर दिए रहते। बहुत जबरदस्त डांटा था हमको, हमको बड़ा अजीब लगा। गलती रहती जो जेन्युइन गलती है वहां बोलिए। तो नौकरशाही समझ में आता है क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। अधिकारी लोग का क्या हो गया, दबदबा। अब देखते हैं हम लोग किसका प्रकार, तो सरकार के अंग देखते हैं। आप सरकार के तो प्रकार देख लिए, हम लोग में कौन से प्रकार की सरकार है, लोकतंत्र। हाँ हम लोग किसमें, लोकतंत्र। तो ये हम सरकार के प्रकार हैं। अब देखते हैं सरकार, शासन के अंग। शासन के अंग, कौन कौन से अंग हमारे ऊपर शासन करते हैं, समझ में आइए। शासन के अंग, हमारे ऊपर शासन किसका किसका रहता है, इसको समझते हैं। हमारे ऊपर मेनली लोकतंत्र, हम लोग लोकतंत्र हैं। तो लोकतंत्र हमारा शासन कैसा है, लोकतंत्र। तो हम ये लिख सकते हैं शासन का अंग या लोकतंत्र के अंग। तो शासन के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, लोकतंत्र, क्योंकि हम किस में रहते हैं, लोकतंत्र। तो हमारे ऊपर शासन भी कौन सा रहेगा, लोकतंत्र। तो आप लोकतंत्र के अंग समझिए, शासन के अंग समझिए। इसमें मुख्य रूप से 3 अंग आते हैं, मुख्य रूप से 3, हालांकि 4 बोला जाता है, लेकिन आप पहले 3 समझिए, चौथा बाद में उधर समझा देंगे। चौथे अंग का कोई काम नहीं है, चौथा अंग मीडिया होता है, किसी काम का नहीं। पहला जो होता है उसे कहते हैं हम लोग विधायिका। क्या कहेंगे, विधायिका, लेजिस्लेटिव। ज्यूडिशरी होता है, ज्यूडिशरी। और चौथा होता है मीडिया, ये होता है चौथा। लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया है एजुकेशन। इसे रिप्लेस कौन कर दिया है, एजुकेशन। किसने रिप्लेस कर दिया, एजुकेशन। याद रखिएगा मीडिया वालों का हथकंडा आपको मीडिया वालों पे ही अपनाना पड़ेगा। ये एक झूठ को अगर आप 100 बार दिखाया जाता है तो क्या हो जाता है, सच हो जाता है। अब आप इसको 1 लाख बार कहना पड़ेगा आप सब लोगों की लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शिक्षा। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, समझ में आ गया कि नहीं। बिगुल फूकने का हम फूक दिए, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल में, अचानक नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा हमारे कथन को कि आने वाले 5 से 10 साल में यह पढ़ाया जाएगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शिक्षा होता है। जिस वृक्ष को आज, जिस वृक्ष का बीज बोया जा रहा है, आप लोग उसके परधार होंगे। आने वाले समय में देखिएगा मीडिया चौथे नंबर से घसक के नहीं जाएगा 5वें नंबर पे, तब कहिएगा। क्योंकि मीडिया दूसरे का तन ढकते ढकते खुद नंगा हो गया, और ये उघाड़े घूम रहे मीडिया का कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शिक्षा, और 5वां यह काम से। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। कोई अगर पूछे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो आप उसको स्पष्ट बोलिएगा, पहले मीडिया था, अब शिक्षा है। मीडिया 5वें नंबर पर अपनी आखिरी सांस गिन रहा है, पता चला इसके बाद गायब हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। आप बताओ, हम अपने मन से मन गलत बोल रहे हैं। इस तरह का मीडियागिरी होता है जी। यहाँ पर एजुकेशन अपने रसातल पे चला जा चुका है। यहाँ पर टीचर लोग को बताइए, आज प्राइवेट टीचर इस पर पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड पर।
और आज सरकारी मास्टर को आप चाक भट्टा दे दिए हैं, उसका तो मनोबल वहीं गिर गया। हम लोग के पास सरकार से ज्यादा पैसा है, अजब वाले, लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे? आप बताइए, कल को अगर हमको चौक और भट्ठा से पढ़ाना पड़े, ऐसे ब्लैक बोर्ड शाम पट पे मिटाएं, ऐसे कपड़ा गंदा हो जाए, बेचारा मास्टर का कपड़ा गंदा हो जाएगा, घर जाएगा, चार को पत्नी सुना देगी, तो उसी वजह से कम पढ़ाएगा वो। बताइए, उसके लिए जरूरी है भाई, उसका मोटिवेशन लेवल वहां पे भी बना रहना चाहिए। समझ में गिनेगा ये गड़बड़ कर दिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ शिक्षा। आप लोग इसे आगे बढ़ा देंगे कि नहीं? ये बात दुनिया को कैसे पता चला था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है? आप ही लोग ने पढ़ पढ़ कर उसे फेमस किया था। अब आप लोग उसको सुधार के फेमस करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बाकी तो हम ही हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जो विद्यार्थी की आवाज नहीं उठाएगा उसकी आवाज हम लोग भी नहीं उठने देंगे। स्पष्ट बात है यहाँ पर। विद्यार्थी लोग को, आपको इतना शर्म गिर गया। एक बार हमको एक मीडिया वाला करा कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, लगभग 40,000 लोगों ने ट्वीट किया है कि खान सर को अरेस्ट करो। ये खान सर है कि अमित सिंह है? हम कहें आपको 40,000 ट्वीट दिख गया, लेकिन 8 मिलियन ट्वीट जब हुआ था रेलवे सुधरने के लिए, तो चट्टा तुमको नहीं दिखा था? इन सबको मतलब नहीं बीस करने। अब आपका काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, भगत सिंह की बात हमेशा, आजादी कभी मांगने से नहीं मिलेगी, छीनना पड़ेगा, और छीन के ले लेगा आदमी यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। ये कौन का स्वराज? यहाँ पे नेतवन का राज है। ये स्वराज है, किसका राज है? नेतन का। लेकिन स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। आप ईमानदारी से हाथ रख के बताइए अपने दिल पर कि आपको स्वराज मिला है? नहीं मिला आपको। आप लाख पढ़े लिखे रहिए तो तू को हारा हुआ विधायक आपको नाप के रख देगा। आप नौकरी लेके जाइएगा ना, बढ़िया से 3 स्टार लगा के डीएसपी एसपी बैठ के बैठे रहेगा, एक विधायक आपको झाड़ देगा, वहां सीधा खड़ा धमकी देगा, वर्दी उतरवा देगा। कौन सा स्वराज है? हमें या तो स्वराज चाहिए या तो संविधान का राज चाहिए। ये मशरूम सबका राज नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? मशरूम बनेंगे 300 रुपया किलो भाव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चल जाएंगे उसी हिसाब से बना के सब्जी खा जाएगा आदमी। तब तक जब तक ये पढ़े लिखे लोगों ने अपना कलम नहीं उठाया। बिकॉज द पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वॉर्ड। कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, और ये आपके पास सबसे बड़ा हथकंडा है यहाँ पर। बस कुछ दिन में और आने वाले 5 से 10 साल में एजुकेशन ऐसा हो जाएगा कि लोगों को अपने किडनी से ज्यादा जरूरत एजुकेशन की होगी। उस दिन इन मशरूमों के लिए जगह नहीं बचेगा, क्योंकि कवक वहीं निकलता है जहां गंदगी रहती है। मशरूम सब कहां होता है यहाँ पे? देखिए, चलिए, हम पे भड़क जाता है सब, कहता है सर आप सब हमारा मार्केट खराब करते हैं। हम कहे मेरा परिवार है ये पूरे विद्यार्थी, आप इसे मार्केट कहिएगा हमारा खून खौल जाता है। बताओ, आप लोग मार्केट हो जी? गजब बात करता, मार्केट है यहाँ। मार्केट में मशरूम बिकेगा। विद्यार्थी नहीं जाएगा यहाँ पर। इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। आप वोट के दिन बैठ के फिल्म मत देखिएगा, और लड़की लोग आप लोग भी। पिताजी को भी एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी ने हमारे कहने पर वोट नहीं दिया, क्योंकि क्रांति पहले घर से होती है। हर घर से क्रांति होगी तो घर हिंदुस्तान में ही है, तो क्रांति कहाँ होगी? हिंदुस्तान में हो। क्रांति पहले कहाँ से लाना है? घर से। आप तब जाके बदलेगा वहां पर, और इसको इन तीनों को बदलेगा वहां पर आपका एजुकेशन। इसलिए चारों को नीचे लिखे हैं, उसको ऊपर लिखे। मिटा दिया ही। कोटा वाला सीरीज बहुत इमोशनल हो गया, काट दिया पीडीएफ में। मीडिया काटिए दिया यार। नहीं एकदम। अभी आप लोग को अभी तो ये शुरुआत है बाबू। कोचिंग का वर्षगांठ है आपका 12 जून को। उस समय हम आप लोग के लिए 7 अप्रैल कौन बोल दिया? नहीं, इस क्लासरूम में हम 7 अप्रैल 2018 को आए थे। ये क्लासरूम, इससे पहले नीचे वाले क्लासरूम पढ़ाते थे। तो जब हम पहली बार क्लास पढ़ाने चालू किए थे ना 12 जून को, उस समय मेरे पास केवल 6 लड़के थे। एक या 2 का एडमिशन था। समझ में आ गया कि नहीं? केवल 6 लड़के थे। और हमको कह रहा था सर कि मास्टर पढ़ाएगा हमको शांति से पढ़े। आप पढ़ाए 6, अगले दिन कैसे 25 हो गया। 1 हफ्ता के अंदर अचानक हो गया, जैसे कोरोना कैसे बढ़ता है। नाच बढ़ गया यहाँ पर। हम कह रहे भाई इसका हो गया यहाँ पर। तो धीरे धीरे यहाँ पर है। अब तो कई सारे हॉल हो गए, लेकिन हमारा मकसद यही है कि जो लड़के में ये क्षमता है
कि कल को वो अधिकारी बन सकता है यूपीएससी निकाल के। वो केवल इसलिए नहीं बन पा रहा है कि 2 लाख रुपया दिल्ली में फीस और 2.5 लाख रुपया रहने का 2 साल का खर्चा, यानी टोटल 5-6 लाख रुपया उसके पास नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं है तो शिक्षा नहीं ले पाएगा। जब तक जिंदा है कभी भी शिक्षा में पैसा को बाधा नहीं आने देंगे। हाँ, आप अगर पढ़ने में लापरवाह है, आप क्लास नागा मारिएगा, जैसे देखो बकलोलवा को, इसके लिए सीट रिजर्व है, सब कुछ है, फिर भी ये नागा मार दिया यहाँ पर। ऐसा सब पे गुस्सा लगता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए रेगुलर रहना चाहिए आप लोग को। देखिए देखते हैं इसमें विधायिका, विधायिका में कौन बैठता है? सब मशरूम कौन बैठता है सब? आगे देखते हैं। विधायिका का काम है कानून को बनाना। विधायिका का कानून बनाना। कार्यपालिका में अधिकारी आते हैं, उस कानून को लागू करना। जैसे संसद में विधायिका में बन गया कानून की जीएसटी देना है, अब इनकम टैक्स के अधिकारी जीएसटी वसूलने चालू हो गए। 1 जुलाई 2017 से पहले जीएसटी नहीं था, तो विधायिका ने जीएसटी को नहीं बनाया था। तो क्या किसी को सुने 2010 में जीएसटी दिया है? कहां से दे देगा वहां पे? तो कानून बनाने का काम, उसे लागू कराना। लागू कराना, लागू कौन कराता? कार्यपालिका लागू कर। और नहीं मानेंगे तो पूछने का काम न्यायपाल, पूछने का काम न्याय। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए कई कानून देश में बहुत अच्छे भी बनाए गए। जैसे पहले क्या था, 18 साल से कम उम्र का लड़का कोई भी अपराध कर दे तो उसे जुवेनाइल समझा जाता था और उसे सजा 3 साल से ज्यादा की नहीं दी जा सकती थी। अब 2012 में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था, दामिनी का। देखिएगा, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी वहां पर। उसमें जो सबसे बड़का हरामी था ना, वो 17.5 साल का था। अब उसको ना फांसी लग पाया ना कुछ, 3 साल में छूट गया। क्यों? क्योंकि जुवेनाइल समझा गया। इस पर पूरे देश में पूरा बवाल मच गया यहाँ पर। तब उस समय मनमोहन सिंह थे, 2012 में घटना था, तो उन्होंने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया था और जस्टिस वर्मा कमेटी के सिफारिश पर संसद ने यह कानून पारित कर दिया कि आप वोट डालने के लिए 18 साल पर बालिग होते हैं, लेकिन जघन्य अपराध अगर करते हैं तो आपको 16 साल की उम्र पे ही आपको एडल्ट मान लिया जाएगा। बताइए ये बेहतरीन कानून था कि नहीं था? लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब इतना बेहतरीन विधेयक पारित हो रहा था तो संसद में केवल कोरम के लोग थे बस। देश पर महिलाओं के लिए इतना खतरनाक कानून पारित हो रहा था, सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना था, लेकिन उस समय केवल और केवल संसद में लोग कोरम के बराबर थे, 1/10। सोचिए कितना जिम्मेदार, बताइए इतना कम हो जाता है यहाँ पर। लेकिन खैर पारित हुआ, अच्छी बात है। वो ये अभी क्या अच्छी बात है वहां पर। उसमें इसी जस्टिस वर्मा कमेटी में कहा गया कि अगर गैंगरेप होता है तो उसे फांसी की भी सजा दे दी जाएगी। पहले भारत में कानून था कि अगर सामने वाला नहीं मरा है तो इसे भी आप नहीं मारेंगे। तो बताइए, आप किसी का आप रेप करके लाइफ खराब करके रख दीजिए, ये जिंदा घूमेगा। तो जस्टिस वर्मा कमेटी की बहुत बेहतरीन इन्होंने डिसीजन दिया था कि आप 16 साल पे अभी क्या हो जाएंगे, एडल्ट, और अगर गैंग रेप कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगी, फांसी की सजा हो जाएगी यहाँ पर। और फांसी की सजा को और तेज करना चाहिए। तो कानून कौन बनाता है? विधायक। लागू कराता है, सजा देता है। उस समय जो 17.5 साल का था, उस समय का पहले का कानून था, तो उसे पुलिस ने क्या कर लिया, पकड़ लिया, न्यायपालिका 3 साल की सजा देके छोड़ दी। कई कानून अंदर जो लिखेंगे वही ना हो जाएगा। मीडिया का काम क्या है? किसी भी चीज को उजागर करना। मीडिया का काम किसी भी चीज को क्या करना है, उजागर करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कानून बनाने की जिम्मेदारी, लागू करने की जिम्मेदारी, सजा देने की जिम्मेदारी, उजागर करने की जिम्मेदारी हाँ मीडिया का काम है। अब मीडिया को कौन सिखाता है? मीडिया कौन सिखाएगा? शिक्षा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अगर कोई कहे मैं नमस्कार मैं बिस्कन्या, तो आप कहिएगा मैं सपेरा। समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई बिस्कन्या आगे जाकर तो कह गए तू नागिन मैं तू नागिन मैं सपेरा। तो देखिए, अब विधायिका 2 टाइप की होती है। विधायिका कितने टाइप की? 2 टाइप। एक मिनट बाबू।
कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून कौन बनाता है? कानून दो तरह से बनता है, एक बनता आपका देश के लिए और एक बनता आपका राज्य के लिए। बताइए, देश के लिए कानून बनाएगा संसद और राज्य के लिए कानून बनाएगा विधान मंडल। विधान मंडल, बताइए संसद में कौन बैठता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधान मंडल में MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही ना बैठते हैं। ये तो बच्चों की चीज है, इसको कौन पढ़ाता है? तो पढ़ा चुके हैं आपको। विधायिका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया आपका विधायिका। अब आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होता है ये अधिकारी आते हैं। कार्यपालिका भी दो टाइप का, एक देश के लिए सेंट्रल कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। इसमें सबसे ऊपर कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके नीचे कौन होता है? मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल हो गया। मंत्रिमंडल के नीचे कौन हो गया? सचिव हो गया। कौन हो गया? सचिव। सचिव के नीचे कौन हो गया? अधिकारी हो गया। अधिकारी हो गया। अधिकारी के नीचे कर्मचारी हो गया। कर्मचारी हो गया। अधिकारी के नीचे कौन हो गया? कर्मचारी। अधिकारी के नीचे कर्मचारी। अधिकारी के नीचे कर्मचारी हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अधिकारी के नीचे क्या हो गया? कर्मचारी हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका केंद्रीय विधायिका। सेम ऐसे ही राज्य विधायिका होती है, कुछ नहीं चेंज करना है। राष्ट्रपति की जगह क्या लगाना है? राज्यपाल। राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। तो राज्य में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राज्यपाल। औपचारिक कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के नीचे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के नीचे सचिव। सचिव के नीचे अधिकारी। अधिकारी के नीचे कर्मचारी। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएं। तो बताइए कार्यपालिका कितने टाइप की? दो, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल में तो प्रधानमंत्री आ ही जाएगा। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका का, उसके नीचे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के नीचे सचिव। सचिव के नीचे अधिकारी। अधिकारी के नीचे कर्मचारी। ये हो गया कार्यपालिका। पूरा एकदम चेन है। बताइए राष्ट्रपति किसे बोलेगा? मंत्री को। मंत्री किसे बोलेंगे? सचिव। सचिव अधिकारी। अधिकारी कर्मचारी। हो गया? ये नहीं हो गया? पूरा चेन का चेन बना हुआ है। और अगर ये नहीं मानेंगे तो कौन होगा? न्यायपालिका। सजा देने का काम सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका है कि नहीं? यहाँ पे पूरी की पूरी न्यायपालिका। तो ये लोकतंत्र में कितने हो गए? 3 स्तंभ। लोकतंत्र के कितने स्तंभ? 3। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? अब किसे कहा जाता है? हाँ, शिक्षक। शिक्षित रहेंगे तो सवाल पूछने भी आ जाएगा और सवाल का जवाब देने भी आ जाएगा। किसी से सवाल इस तरह से पूछिए कि उसका ईगो हर्ट ना हो और आपको आपका जवाब भी मिल जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोग ऐसा सवाल पूछते हैं जैसे लगता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हैं। आपके सवाल में कभी इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से पूछे। आप सवाल इस तरह से पूछे कि उस सामने वाले को रियलाइज हो जाए कि नहीं, हमने गलत किया है। विनम्रता सवाल में जरूर रहनी चाहिए, नीचे दिखाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन है जी कोई? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका कौन सा? न्यायपालिका। शिक्षा में तो समझ ही रहे। शिक्षा में, अभी शिक्षा में भी कई को दोष है। शिक्षा में दो तीन काफी ज्यादा समस्याएं हैं। पहला कि ये कई जगह पर एजुकेशन काफी महंगे हो गए। तो खैर इन लोग के लिए तो हम ये हैं, जितना लोग महंगे हुए हैं एक बार थोड़ा सा सुना दीजिएगा कि इतना फीस काहे ले रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? एक हैंडीकेप लड़का गया था कहीं पढ़ने के लिए, तो उससे काफी ज्यादा फीस ले रहे थे लोग। तो जाके उनको सुना दिया कि खान सर तो हमसे फीसे नहीं लेते हैं, आप कितना बड़का टीचर हो गए हैं। हाँ, कितना बड़का हो गए आप यहाँ पे। तो बेचारा उनको भी क्या किया, कम किया। एटलीस्ट हैंडीकेप का तो नहीं लेना चाहिए। कितने आते ही हैं पढ़ने के लिए। और अगर इतना भी आपके दिल में जगह नहीं है तो फिर आपको एजुकेशन में गुरु कहलाने का हक नहीं है आपको। समझ में आ गया कि नहीं गया? आप बिजनेसमैन बन जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि अगर शिक्षा को, अगर आपको पैसे सबको जरूरत हो, हम लोग का भी परिवार है, हम लोग का भी खर्च है, ऐसा नहीं है कि हम लोग का भी खर्च नहीं है। लेकिन अगर केवल और केवल जिस दिन उद्देश्य ये हो जाएगा कि नहीं पैसा ही कमाना है, उस दिन फिर गुरु नहीं बिजनेसमैन कहलाएगा आदमी। आदमी अगर कुछ हैंडीकैप को, गरीब को नहीं पढ़ा सकता है फ्री में, तो शिक्षक नहीं क्या है? बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन के हिसाब से उन्हें देखिए, फिर गुरु वाला परंपरा खत्म हो जाता है। तो ये एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए। और कई सारी समस्या एजुकेशन में, टीचर्स लोगों को पहले से तैयारी करके आना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है।
फिल्म में जो हीरो बात बोलता है ना, उससे पहले 4 बार रिहर्सल करता है, तब तो जाके वो समझ में आता है कि हाँ कैसे बोला है यहाँ पर। समझ में गया ना कि झुकेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट आके कैमरा पे बोला होगा झुकेंगे नहीं? कम से कम 20 बार रिहर्सल किया होगा। कैमरा एक्शन कट, सही नहीं है, गड़बड़ करो, निकालो, कट, 10 बार 20 बार रिहर्सल कराते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? कई हीरो भाग जाता है सब उब के, कैसे डायरेक्टर एक के चीज को 40 बार बोल रहा। अब कोई रोने का एक्टिंग किया और उसको अच्छा नहीं लगा, फिर रोएगा। अब भाई रियल में तो रो नहीं रहा है वहां पर, उसको 20 बार रोएगा उसको। यहाँ पर ये होना चाहिए, एज ए टीचर में भी ये होना चाहिए कि आपको रिहर्सल करके आना चाहिए। कितना अजीब लगेगा सामने किताब कॉपी खोल के पढ़ाए जाते हैं। इससे कई टीचर हमारे पे गुस्सा भी जाते हैं, कहते हैं कि सर कौन सा आपको एक ही दिन में सिलेबस खत्म करना है? अगर आपको नहीं याद है तो 1 घंटे की क्लास में पढ़ाना ही कितना होता है? बहुत ज्यादा तो पढ़ाना नहीं होता है, एटलीस्ट उतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कहते हैं कि ये बात आप खुलेआम क्यों बोल देते हैं? हम खुलेआम नहीं बोलते हैं, लोग खुलेआम सुन लेते हैं। अब बताओ हम कैसे तुमको बोले ऐसे गमछा ओढ़ के, बाबू ऐसे मत नहीं, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। अब इसमें खुलेआम क्या होता है? हम आप ही लोग से ना बोल रहे हैं। अच्छा आप बताओ आपको कैसा लगेगा हम ऐसे देख ले? कार्यपालिका जो होता है कानून बनाता है, अच्छा लगेगा आपको? उसी दिन मनोबल आपका गिर जाएगा, कहेगा सेनापति के खुदे हथियार ना याद है तो हम सिपाही कौन सी करेंगे? नहीं समझ आया? तो ये एक चीज होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को कोई दिक्कत? कह खान सर का स्टूडेंट मशरूम के आगे झुकेगा नहीं। अरे कहीं नहीं झुकना है, संस्कार बनाए रखना है, लेकिन अकड़ भी रखना है। संस्कार और अकड़ दोनों होना चाहिए। काय को झुकेगा आदमी? आप एजुकेशन वाला आदमी नहीं झुकता। तो शिक्षा में भी कई सारी कमियां हैं। और एक और चीज देखते हैं ना, ये आदमी उसका बुराई करेगा, उसका कभी ये मत कीजिए, किसी का बुराई नहीं कीजिए। जो चीज गलत है उसकी बताइएगा ये चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन कहने लगेगा नहीं हम ही बेस्ट हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है, आप बेस्ट हो सकते हैं, यूनिक नहीं। इफ यू आर बेस्ट यू विल नंबर 1, बट इफ यू आर यूनिक यू विल ओनली 1। समझा गया? तो अगर आप बेस्ट है तो घमंड मत कीजिएगा, यूनिक है तब कीजिए। अगर पृथ्वी पे अकेले है तो फिर भगवान हो जाएगा आप। यार इस सब चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ जाए। पर मीडिया में क्या करना, कई न्यूज चैनल है जैसे बीबीसी, ये मतलब थोड़ा सा लल्लन टॉप एएनआई न्यूज एजेंसी है। एएनआई ये न्यूज दिखाती है, पकड़ के उठा लेके लेकर चलाता है यहाँ पे। हाँ कई सारे, एक न्यूज आपका है, आपका दिखेगा आपका ऑल्ट न्यूज में एक चीज क्या होता है कि वो किसी भी मतलब कोई भी फोटो को अगर ऐसे करके दिखाता है ना, फोटो कुछ और रहेगा, लगा कुछ और देगा। ये सारी चीजों में ऑल्ट न्यूज अच्छा दिखाता है। एक बार योगी जी नल से पानी पी रहे थे, उन्होंने सोचा एडिट करके वहां गोमूत्र लगा दिया गाय का, उसने दिखाया, अल्ट न्यूज ने दिखाया कि ये ओरिजिनल फोटो है और ये डुप्लीकेट फोटो है। उसी तरह कुछू का फोटो कुछू लगा देता है। एक बार एक सिख आदमी थे, कोई सोनिया गांधी का पैर छू रहे थे, फोटो पीछे से खींचे थे, चेहरा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने लगा दिया कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का पैर छू रहे हैं, कभी नहीं। तो आप इससे अल्ट न्यूज का ये देख सकते हैं कि वो दोनों को बोल रहा है, वहां योगी जी को भी बोल रहा है, वहां मनमोहन सिंह के पैर में। तो कई ये काफी कमी हो गई आज के वक्त में दोनों ओर से बोलने वालों की। इस वजह से मीडिया अपना क्या चीज होगा, मतलब अपना वो खोते जा रहा है। फैक्ट चेक में ना अल्ट न्यूज वाला हमारे पास भी फोन किए थे सब, तो वो कहते थे सर आप अपना ओरिजिनल बताइएगा ना, तो भी हम बता सकते हैं। हम कहे कि तो भैया हम जो हमसे हमारा विद्यार्थी जिस दिन हमसे पूछ देगा कि सर जी जब तक नहीं बताएंगे नहीं पढ़ेंगे, हम बता देंगे। जब हम उनके लिए हैं, उनको कोई दिक्कतें नहीं है, तो तुम लोग के लिए हम हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कौन हो भैया तुम? खान सर को खान सर आप लोगों ने बनाया। तो हमसे जैसे मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, और हम केवल आपके प्रति उत्तरदायी हैं और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। आप जिस दिन कहिएगा उस दिन हम बोल देंगे, बाकी लोग को हम निकल यहाँ से। तो हमरे सिखाए गए यहाँ पर, अम्बेडकर जी के संविधान पढ़ ले ना पढ़ाई को करते हैं हम, हमें सिखाने आया यहाँ पर। तो समझ आ गया, एजुकेशन वगैरह सब आगे रहना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारी चीजें। लोकतंत्र में कितने स्तंभ? 4, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा और एक तो
इस सबको मेन ये देखिए, कभी कभी क्या मंत्री जो होते हैं वो दोनों के अंग होते हैं। जब मंत्री लोकसभा में बैठता है तो वो है विधायिका का हिस्सा, लेकिन जब मंत्री अपने ऑफिस में बैठता है तो वो हो जाता है कार्यपालिका, है ना। जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठेंगे विधायक, और जब प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठेंगे, जब अमित शाह विधान लोकसभा में बैठेंगे, और जब गृह मंत्रालय के ऑफिस में बैठेंगे कार्यपालिका, ये दोनों आपस में क्या रहते हैं, मैच रहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन होता है, कार्यपालिका की विधायिका? ज्यादा पावरफुल विधायिका रहती है। देखिए कैसे, अगर मंत्रिमंडल ठीक ठाक से काम नहीं करेगा तो विधायिका यानी संसद में महाभियोग लेके चलाएंगे, आ जाएगा कि नहीं? राष्ट्रपति नौटंकी करेंगे, महाभियोग आ जाएगा। कार्यपालिका में अधिकारी, बताइए सीएजी एगो अधिकारी है कि नहीं, क्या आ जाएगा, महाभियोग आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, लेकिन क्या विधायिका पे कोई नियंत्रण रख सकता है? स्पष्ट बोला है कि सुप्रीम कोर्ट संसद में क्या हो रहा है इसकी जांच नहीं कर सकते। तो ज्यादा पावरफुल कौन हो गए, विधायक। हालांकि सबके पावर लिमिटेड है, लेकिन कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रख देता है, विधायिका। कौन रखता है, विधायिका। अगर कार्यपालिका का कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, न्यायिक जांच कराई जा सकती है, इन लोग के खिलाफ जांच हो सकती है। सचिव, अधिकारी, कितने लोग क्या होते हैं, सस्पेंड वगैरह हो जाते हैं। और अगर कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या होगा, न्यायपाल। इन चारों में सबसे स्वतंत्र कौन है, न्यायपालिका। आपको पढ़ा चुके हैं कितना स्वतंत्र है। किसी से न्यायिक नियुक्ति आयोग लेके आए थे मोदी जी लेके आए थे कि नहीं लाए थे, व्यवस्था करके भेज दिया यहाँ पे। कहा अपना किसान समझे कि आप कॉन्सन करेंगे, ले आओ रे न्यायिक नियुक्ति रद्द करके भेज लो, भूजा कहियो मोड़ के में विधेयक में हटा दिया कि नहीं। अभी भी कौन सा व्यवस्था है, कोलोजियम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, कोलोजियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। इसमें सबसे अच्छा कौन है, न्यायपालिका। अभी भी यहाँ पर न्याय होता है, ये आखिरी खंभा है। जिस दिन ये गिर गया ना उस दिन देश गिर जाएगा। उल्टा सीधा लोग के पास जब शासन चल जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। आज भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपके रेल मंत्री को ही देख लीजिए, अश्वनी वैष्णव IAS, आपका उनको देख लीजिए, विदेश मंत्री S जयशंकर साहब को, विदेश सचिव रहे थे, बहुत बेहतरीन आदमी। बहुत, नितिन गडकरी को देख लीजिए, पूरी सड़क व्यवस्था को पूरी तरह से रख दिया, बदल के रख दिया वहां पर, एक्सप्रेस वे अलग। तो कई अच्छे भी है, कई चौपट भी रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। शासन के अंग समझ में आ गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। क्वेश्चन पूछा गया तो बता ही सकते हैं। सरकार की सफलताओं को गिनवाने का काम मीडिया का है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय। आगे बढ़ जाए। विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हैं, किंतु जब कोई मंत्री संसद में बैठेगा तो किसका अंग हो जाएगा, और मंत्रालय में बैठेगा तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन रखता है, हाँ, विधायिका। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन देश कौन चलाता है, कार्यपालिका। देश कौन चलाता है, आप खुद से समझिए ना, सारे अधिकारी तो चलाता है सब देश। तो देश चलाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की। किसकी है, कार्यपालिका। कार्यपालिका भी दो टाइप की होती है। कार्यपालिका कितने टाइप की, दो टाइप। एक होता है अस्थाई, अस्थाई ये एग्जाम देकर आते हैं। कैसे आते हैं, एग्जाम से इनका क्या होता है, सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन। एग्जाम से इनका क्या होता है, सिलेक्शन। एक होता है अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई। ये इनका होता है इलेक्शन, चुनाव होता है। इनका क्या होता है, चुनाव। और चुनाव में इनका क्या होता है, इलेक्शन। समझा क्या ना, इलेक्शन। तो जो इसका हुआ सिलेक्शन वो हुआ अस्थाई, और जिनका हुआ इलेक्शन वो हो गया अस्थाई। तो कार्यपालिका में बताइए, राज्यपाल अस्थाई, मंत्री अस्थाई, सचिव, सचिव अस्थाई होता है, सीनियर IAS अधिकारी होते हैं, अधिकारी अस्थाई, कर्मचारी अस्थाई, राष्ट्रपति, मंत्री, विधायिका अस्थाई। कार्यपालिका समझ में आ गया कि नहीं? कितने टाइप के, दो। जिनका एग्जाम से सिलेक्शन होगा और चुनाव से इलेक्शन होगा, चुनाव से इलेक्शन अस्थाई होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाते हैं। परमानेंट और ये हो गया। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है, कार्यपालिका समझ में आएगी आप लोग को, कार्यपालिका, विधायिका समझ में आ गया। अब FIR वगैरह बताना है आपको। क्या बताना है, FIR वगैरह के बारे में बताना है। बिना तलाक का कोई पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, प्रतिबंधित है। अब समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या हो गया, प्रतिबंधित। देखते हैं FIR। कौन सा, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
प्राथमिकी, सबसे पहली सूचना, उसी को क्या कहते हैं? FIR, प्राथमिकी, FIR, प्राथमिकी, FIR। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत क्या हो गया जी? प्राथमिकी। FIR जब भी लिखा जाता है तो एक सादे पन्ने पे FIR लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय। अब कौन सा एरिया का थाना है? जैसे जहां आपकी कोचिंग चल रही है, अभी यह थाना है कदम कुआं। कौन सा है? कदम कुआं। अभी ये कदम कुआं कहां पर है? पटना में कौन सा एरिया? पटना 6, पिन कोड है 8,06,000। उसका आखिरी अक्षर लिख दिया जाता है बड़े शहरों में, क्योंकि बड़े शहरों में कई पोस्ट ऑफिस होते हैं। ये 6 नंबर है, कोई उधर 12 होगा, कोई अलग अलग होगा, ये लिख दिया। अब इसके बाद लिखा जाता है विषय। यहाँ विषय, किस विषय में आप FIR लिखना चाह रहे हैं? समझ गए कि नहीं? जैसे मोबाइल चोरी होने के विषय में सूचना देने हेतु या FIR देने हेतु, उसके बाद यहाँ से लिखना है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं शैतान सिंह फला फला फला, अपना जो भी चीज लिखना है आप इसमें क्या कहते हैं लिखिए। पहले अपना नाम, पिता का नाम, फुल एड्रेस, ये FIR में जरूरी होना चाहिए। उसके बाद अपना कहानी लिख दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपका विश्वासी, अपना नाम लिखिए, डेट लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और जाके थाना में जमा कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब वहां पे जब जमा करने जाएंगे तो कुछ लिया जाएगा। अब अभी का क्या रेट है हमको नहीं पता। अब हम लोग के समय जब, अभी हम लोग से तो कोई लेता नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? तो अभी का रेट हमको पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है रेट होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं। तो FIR में बस आपको क्या दी जाती है? सूचना। FIR में आप घटना की क्या दी जाती है? सूचना। इस पे FIR नंबर लिख दिया जाता है। FIR नंबर कैसे लिखा जाता है कि FIR कौन सा नंबर पे? जैसे FIR जब भी किया जाएगा तो उस थाना पर FIR होगा और उस थाना में कितना नंबर केस है। जैसे आपको 1 जनवरी को केस कर दिया, पहले नंबर केस हो गया आपका, तो FIR नंबर होगा 1/2022, तो थाना नंबर लिखा रहेगा। इस थाना का 2022 का ये पहला केस। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग का शायद 40/2022 हमारे ऊपर, 40/2022 मैंने 2022 का 40वां केस हमारे ऊपर। हमने तो कई को थाना में कर दिया, लोग कई थाना में कर दिया। दरोगा लोग कहें तो कहें कि सर क्या बोले, हम सीनियर का आदेश है। हम कहे कोई बात नहीं, आपके सीनियर का भी गलती नहीं है। सीनियर के ऊपर जो मशरूम बैठे हैं लोग, ये उनका आदेश है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वजह पुलिस वालों को लोग कुछ हमसे कहने लगा, पुलिस वाला ऐसा कर दिया। हम कहे भाई तुम नहीं समझते, उन लोग की भी क्या है, मजबूरी है। ऊपर से क्या आया है? आदेश। ऊपर से आ गया आदेश, तू घर के आदमी को उठा ले जाएगा, बाद में पैर छू के चाचा माफ कर दियो, ऊपर से आदेश था। बहुत मजबूरी होती है पुलिस वालों को। तो ये क्या हो गया भाई? सूचना। FIR क्या हो गया? सूचना। अब इस FIR के बाद पुलिस जो होता है केस डायरी लिखता है। क्या लिखता है? केस डायरी। केस डायरी में क्या करता है? केस डायरी में वो क्या लिखता है कि पल पल का, मतलब आज हमने यहाँ गए, केस डायरी उसका एक फॉर्मेट होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, 1 हफ्ता तक उसको जाना पड़ता है। तो उसमें लिखेगा आज 5 तारीख को इतना बजे हम गए घटना स्थल पर, सुरेश नाम का व्यक्ति मिला, जो उस घटना के पीछे उसका मकान है, वो इसने ये चीजों को बताया। फिर अगले दिन आएगा, किसी और से पूछेगा, ऐसे 1 हफ्ता तक क्या लिखेगा? केस डायरी। अब ये केस डायरी बड़ी जबरदस्त चीज होता है। अगर इस केस डायरी में उसने हुमच के लिख दिया तो कोर्ट में आपको 10-12 साल लगा देगा, और केस डायरी कमजोर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केस डायरी के हिसाब से उस पर बनाया जाता है चार्ज शीट। क्या लिखा जाता है? चार्ज शीट। क्या लिखता है? चार्ज शीट। चार्ज शीट को कहते हैं आरोप पत्र। चार्ज शीट को क्या कहते हैं? आरोप पत्र। चार्जशीट बनती है केस डायरी के हिसाब से। केस डायरी में जैसे FIR में कह दिया कि आप मर्डर किए थे, केस डायरी में पता चला कि नहीं मर्डर हुआ ही नहीं, आदमी जिंदा है, तो केस डायरी में 302, चार्जशीट में 302 नहीं लगेगा। जबकि FIR में क्या लगेगा? लगेगा कि मारे हैं, बाद में पता चला बच गया, तो चार्जशीट में क्या लगेगा? 307 कि मारा लेकिन बच गया, मारा लेकिन बच गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? बताइए, सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? FIR के बाद पुलिस क्या करती है? छानबीन। अब वो क्या लिखती है? केस डायरी। कभी भी देखिए कोई पुलिस वाला आएगा तो वो डायरी रख ले रहता है, देखें वहां लिख के ले जाता है, फिर अपना वहां फेयर करता है। केस डायरी कोर्ट से आता है, पूरा उसका फॉर्मेट होता है, यहाँ लिखना होता है। और केस डायरी के हिसाब से फिर उसमें क्या हो जाता है? आपका चार्जशीट। केस डायरी के हिसाब से क्या हो जाता है? चार्जशीट। केस डायरी के हिसाब से क्या बन जाता है?
क्या बन जाता है? चार्जशीट। आगे बढ़ जाए, चार्जशीट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, चार्जशीट के हिसाब से ही क्या चलता है? मुकदमा। चार्जशीट में जो लिख दिया अब वही क्या होगा? मुकदमा पे होगा। चार्जशीट पे जो लिख देगा वही क्या हो जाएगा? मुकदमा हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चार्जशीट पे हमारे ऊपर लिखा गया है 7 साल का जेल। हमारे ऊपर चार्जशीट में कितना है? 7 साल का जेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें से 1 साल निकल मतलब 3-4 महीना हो गया मतलब, लेकिन अगर हो जाएगा ना, जज अगर देख लिया तो हमारे ऊपर कितना साल हो जाएगा? 7 साल जेल हो जाएगा। लेकिन 7 साल जेल अभी नहीं होगा, कुछ समय के बाद होगा। उससे पहले बहुत है। हर पतंग को पता है कि उसको आज नहीं तो कल कटना है, लेकिन उससे पहले उसे बुलंदी तक जाना है। जब तक जेल होगा उससे पहले क्रांति ला चुके रहेंगे। और भगत सिंह ने भी कहा था कि मैं जो आज लिख रहा हूं ये एक इंकलाब लाएगा और मेरे मरने के बाद इस वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। आज तो अभी क्रांति धीमा है, जिस दिन उठा के लेके जाएगा ना उस दिन ही क्रांति रुकबे नहीं करेगी। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? क्या जरूर 7 साल में दिक्कत क्या है भाई? जितना दिन रहेगा आदमी देश के लिए उतना काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? चार्जशीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? FIR समझ में आ गया? मुकदमा किस आधार पर चलता है? मुकदमा किस आधार पर? किसके आधार पर मुकदमा चलेगा? चार्जशीट के आधार पर मुकदमा चलेगा। चार्जशीट किस आधार पर लिखा जाता है? केस डायरी के हिसाब से। किसके हिसाब से? केस डायरी के हिसाब से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? केस डायरी समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके चार्जशीट में क्या लिखा जाता है? धारा। क्या लिखा जाता है? धारा। IPC की धारा। किसकी धारा? IPC की धारा। IPC की धारा, इंडियन पिनल कोड। सजा किस आधार पर दिया जाता है? IPC की धारा के आधार पर। किस आधार पर? IPC की धारा के आधार पर। इसी आधार पर क्या दिया जाता है? सजा दिया जाता है। क्या किया जाता है? सजा दिया जाता है। जैसे ये कब बना था? 1861। जैसे सामूहिक अपराध 34, 201 सबूत मिटाना, 302 मर्डर कर दिए, 307 मर्डर किए लेकिन बच गया, 309 आत्महत्या की कोशिश किए थे, 312 गर्भपात करा दिए, 315 किसी को प्रेरित कर दिए कि मर जो यहाँ पर। नहीं देखते हैं, चढ़ा देते हैं लोग। कई औरतों में ये सब चीज ज्यादा होता है। किसी का पति उति से झगड़ा हो जाएगा, कहेगा बताइए ये कोई जीवन है, इससे अच्छा तो मर जाना। हमरे पति को देखो कितना मानता है। अरे जो तू बाहर निकल के देख क्या करता है। हाँ, घरे में समझ में आएगा, बहुत मानता है। तो ये सब उकसाने वाली चीज ये बहुत खराब होती है। लड़की लोग ज्यादा किसी की बात मत सुनिएगा। महिलाओं में अक्सर ये चीज देखा जाता है, आपका हेल्प करने के बहाने आपको मेंटल टॉर्चर करके चल जाएगी। क्या दिक्कत है? देखिए, जहां 2 बर्तन रहेंगे वहां खनकेंगे ही। और इंसान अपनों से ही लड़ता झगड़ता है। हम लड़का सबको बकलोल बोल देते हैं, लड़की आप लोग को कितना कुछ बोल देते हैं। किसी दूसरे बैच के या दूसरे कोचिंग के लड़की को बोलने जाएंगे या लड़का को? कभी नहीं बोलने जाता। तो आपस में जहां रहता है इस सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके रहना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 307 315 किसके लिए? हाँ, उकसाने के लिए। 365 अपहरण कर दिया, 365 अपहरण, 376 रेप, 376 B गैंग रेप। इस तरह 384 385 जो लग जाता है आपका चोरी डकैती, 86 डकैती के दौरान हत्या। ये सब टाइप की क्या लग जाती है? आपकी धाराएं लग जाती है। अब इन धाराओं को एक एक करके आप अभी याद कीजिए, आपको टाइम देते हैं। आपके मटेरियल में लिखा है धारा 34 सामूहिक अपराध, लिखा है ना 34 सामूहिक। आप लोग को ये धारा अभी हम आपको कितना समय देते हैं? 5 मिनट। आपको अभी याद करना है। 5 मिनट वेट, 5 मिनट क्या करना है? आपको वेट करना है। 5 मिनट क्या करना है? वेट करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 5 मिनट वेट करना है। फाइव मिनट वेट। लाइव वाले लोग हम 5 मिनट में फिर से लाइव होते हैं। अभी इसको कट कर रहे हैं, 5 मिनट बाद आपसे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे। इसको कट कर देते हैं, ठीक है? अभी कट करेंगे, 5 मिनट बाद फिर से लाइव आ जाएंगे, ठीक है?